नमस्कार साथियों, मैं श्रवण कुमार दुबे और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही विशेष टॉपिक पे जो आपसे ताल्लुकात रखती है, आपके स्वास्थ्य से ताल्लुकात रखती है। और एक रिक्वेस्ट ये कि आज का ये एपिसोड आप मिस मत करिएगा। यूजुअली आई डोंट रिक्वेस्ट लाइक दिस, बट मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जेन्युइन रिक्वेस्ट फॉर द डे, इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए कि आज का ये एपिसोड आप मत मिस करिएगा और शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, सपोर्ट, ये सब बात की बात है, पर चूंकि आज का ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बार और मैं इस रिक्वेस्ट के साथ कि आज का ये एपिसोड आप पूरा देखिएगा। और ये आज का एपिसोड है एक बहुत ही खास विषय पे, और हम बात करेंगे मोबाइल टावर से निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के बारे में। आई रिपीट वंस अगेन, मोबाइल टावर, जिसे आप बीटीएस बोलते हैं, बेस ट्रांस रिसीवर, उससे निकलने वाली हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के बारे में, जो आपको दिखती तो नहीं है लेकिन हमारे शरीर पर, प्रकृति पर और आने वाली पीढ़ियों पर चुपचाप नुकसान पहुंचा रही है, और नुकसान भी बहुत गहरा। तो मैं बोल रहा था मोबाइल टावर, जिसको आमतौर पे हम सब बीटीएस बोलते हैं, बेस ट्रांस रिसीव स्टेशन, ये ट्रांसमिशन का भी काम करता है और रिसेप्शन का भी काम करता है। जब आप मोबाइल से बात करेंगे तो ये आपकी बात को रिसीव करके आगे बढ़ाएगा, और जब कहीं और से आपके पास बात आ रही होगी तो ये रिसीव करके आप तक पहुंचाएगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। तब मैं धीरे धीरे आगे आऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कुछ दिन के बाद एक टेक्निकल चैनल शुरू करूं, और जहां पे इधर कम्युनिकेशन और से इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, प्रोटेक्शन, इनकी बात करूं, मशीन्स की बात करूं, स्टैटिक मशीन्स, रोटरी मशीन्स, एसी मशीन्स, डीसी मशीन्स, मैं कंट्रोल सिस्टम की बात करूंगा, कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी की बात करूंगा, मेजरमेंट्स की बात करूंगा। ये सब सब्जेक्ट होंगे। प्योरली एक चैनल होगा, टेक्निकल वन, जिसमें मैं डिटेल में शुरू से बात करूंगा, जो आपको समझ में आएगा। आज भी जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं तो इस तरह से बात करूंगा कि एक कॉमन मैन, द पर्सन हु इज नॉट एन इंजीनियर, एक कॉमन मैन को समझ में आए और इस खतरे का आभास हो। तो जब हम कम्युनिकेशन कहते हैं तो कम्युनिकेशन बेसिकली इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ऑफ द स्टेशंस। व्हेन आई से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? या तो वॉइस के फॉर्म में होगा, या वीडियो के फॉर्म में होगा, या डेटा के फॉर्म में होगा। और जब ये इंफॉर्मेशन आप एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, एंड देन इट गेट्स रेसिप्रोकेटेड बैक टू यू और एनी ऑफ द स्टेशन, दिस बेसिकली इज नोन एज कम्युनिकेशन, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जैसे मैं एक बोल रहा हूं क्लास में 100 बच्चे बैठे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन आप इसको बोल सकते हैं, जिसको सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हम बोलते हैं। और अगर एक समय में एक ही आदमी बात करे, जैसे वॉकी टॉकी आपने देखा होगा पुलिस वालों के पास, देयर इज अ पीटीटी बटन, उसको पीटीटी बोलते, प्रेस टू टॉक। व्हेन ही प्रेसेस दैट बटन, ही इज एबल टू टॉक, और तब ये बात करेगा, इसकी बात दूसरे तरफ जाएगी। बट at the same time he cannot listen anything, and when he releases that PTT button, press to talk button को जब वो रिलीज कर देगा, now he'll be able to listen the voice from the other side। तो ये इसको सेमी डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं। और एक फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बोलते हैं, जहां पे यू कैन टॉक
एंड एट द सेम टाइम यू कैन लिसन, मतलब दोनों टू वे कम्युनिकेशन आप बोल सकते हैं, बोथ वे अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशन, ये होता है फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। ये बहुत ही साधारण भाषा में। अच्छा, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा जो वॉइस होता है, जब से मैं अब बोल रहा हूं तो वॉइस का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम जानते हैं कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होता है 20 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। बट एक्चुअली जो इंटेलिजिबल फ्रीक्वेंसी जिसको हम बोलते हैं, द फ्रीक्वेंसी एट विच यू आर वेरी कंफर्टेबल टू टॉक, यू आर वेरी कंफर्टेबल टू लिसन, उसको हम बोलते हैं इंटेलिजिबल फ्रीक्वेंसी, और वो होता है 300 से लेके 3.4 किलो हर्ट्ज तक। एट द मोस्ट यू कैन मेक इट एज 4 किलो हर्ट्ज। तो 300 हर्ट्ज से 3400 हर्ट्ज या 4 किलो हर्ट्ज फॉर सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन। ये आवाज में वॉइस, वीडियो या डेटा आप भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे, से आई स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ माइक, दिस इज अ माइक, व्हाट इट डज, इट विल जस्ट कन्वर्ट माई ऑडियो सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो माइक है, व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट्स ऑडियो सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल चला गया आगे, यहां पे फ्रीक्वेंसी इसका कम है, वही 300 टू 4 किलो हर्ट्ज एट मोस्ट। तो ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर कुछ लगे होंगे, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर जिसको एम्पलीफाई करेंगे हमारे आवाज को, क्योंकि अब मुझे क्लास को सुनाना नहीं है, अब मेरी आवाज पटना से दिल्ली जानी है, कलकत्ता जानी है, तो ये स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करेगा। और लास्ट में एक फाइनल स्टेज जो होता है एम्पलीफिकेशन का, किसी भी एम्पलीफिकेशन का कई स्टेज, 2-3 स्टेज का एम्पलीफायर होगा, एंड फाइनल स्टेज वुड बी द पावर एम्पलीफायर जो इसके पावर को बढ़ाएगा। ओके, अब ऑडियो सिग्नल का प्रोसेसिंग हो गया आपका, वॉइस, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, स्मॉल स्टेज एम्पलीफायर, पावर एम्पलीफायर, योर ऑडियो सिग्नल इज रेडी। पर ये तो जाएगा नहीं, ये कैसे जाएगा, तो क्या करेंगे, हम इसको किसी के ऊपर तेज दौड़ने वाले चीज के ऊपर बैठा के भेजेंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मॉड्यूलेशन। अगर मॉड्यूलेशन को मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाऊं तो आप समझिए, मामा जी को पटना से दिल्ली जाना है, पैदल भी जा सकते हैं, 3-4 महीना में पहुंचेंगे, ट्रेन से जा सकते हैं, 12-16 घंटा में पहुंचेंगे, ही कैन गो बाई एन एयर, जहाज से जाते हैं 1 घंटे में पहुंचेंगे। तो मामा जी को एयरपोर्ट ले जाके, और टू गेट हिम एम्बार्क्ड इनसाइड द एयरक्राफ्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मतलब मामा जी इज अ लो फ्रीक्वेंसी कैरियर, हमारा ऑडियो सिग्नल, वॉइस, वीडियो, डेटा, उनको एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर, जहाज के ऊपर चढ़ाने की जो विधि है, दिस विधि इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। नाउ मामा जी गेट्स मॉड्यूलेटेड इनटू एन एयरक्राफ्ट। अब एयरक्राफ्ट जाएगा तो जल्दी जाएगा। अब कम्युनिकेशन का मतलब तभी है जब ये फास्ट है। अच्छा, तो अब ये जहाज कहां से आएगा, तो जहाज के लिए हम कैरियर वेव जनरेट करेंगे। यहां पे मैं जिसको जहाज बोल रहा हूं, कैरियर वेव ऑसिलेटर से जनरेट करेंगे, ऑसिलेटर, ए स्टेबल ऑसिलेटर, बाई स्टेबल ऑसिलेटर, ए स्टेबल ऑसिलेटर, मोनो ऑसिलेटर। एनीवे, ये मैं फिर डिटेल बोल रहा हूं, जब मैं बाद में स्पेशल बनाऊंगा टेक्निकल वीडियो तब वो डिस्कस करूंगा चीजें, क्योंकि दैट गेट्स बिट डीप इनटू द टेक्निकल। तो मैं एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर जनरेट किया ए स्टेबल ऑसिलेटर से, उसको भी स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर से एम्पलीफाई किया, लास्ट स्टेज पावर एम्पलीफायर भेजा, उसको भी एम्पलीफाई कर लिया। अब हमारे पास 2 सिग्नल हो गए, एक हमारा ऑडियो सिग्नल जो इंफॉर्मेशन सिग्नल था, और दूसरा कैरियर सिग्नल मतलब जहाज। अब ऑडियो सिग्नल को हम जहाज में डाल रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ऑनटू अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। तो अब हाई फ्रीक्वेंसी लेके जाएगा हमारे इंफॉर्मेशन सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे। क्यों जरूरी है ये? इसलिए जरूरी है कि लो फ्रीक्वेंसी, पहला तो मैं बता दिया स्पीड, ओके, स्पीड, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा स्पीड। सेकंड वन इज नॉइज। जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो एनीथिंग अदर देन द डिजायर्ड सिग्नल, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी इज अ नॉइज।
अब नॉइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो नॉइज कम, फ्रीक्वेंसी कम तो नॉइज ज्यादा। अब नॉइज आप अगर मिनिमम रखना चाहते हैं, चाहे वॉइस में, चाहे वीडियो में, चाहे डेटा में, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आपको भेजना ही पड़ेगा। इसलिए एक तो दो कारण हो गया, एक स्पीड, दूसरा नॉइज। तीसरा, इफ आई से रेडार, I think I talked earlier once or twice. Radar basically works on the principle of echo. और रेडार मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप ट्रांसमिट कर रहे हैं एंटीना से, वो जाके गोज ऑन द हिट्स द टारगेट, कम्स बैक, आपको अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड पता है, जाने आने का टाइम पता है, और इस आधार पे आप ये पता कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट था, एरियल ऑब्जेक्ट या एनी अदर ऑब्जेक्ट, वो किस एल्टीट्यूड पे, किस लैटिट्यूड पे है, एंड देन यू कैन टेक द इवेसिव एक्शन आफ्टर दैट। तो रेडार का जो ये है, आई मीन रेंज ऑफ रेडार इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहां भी फ्रीक्वेंसी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेंथ ऑफ द एंटीना, लेंथ ऑफ द एंटीना इज 3 × 10⁸ स्पीड ध्वनि का डिवाइडेड बाई 15 किलोहर्ट्ज इंटू 4। तो जब आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि साधारण फ्रीक्वेंसी पे 15 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी पे, मैं डिवाइडेड बाई 15 किलोहर्ट्ज इंटू 4 बोल रहा था, तो 15 किलोहर्ट्ज पे आपका एंटीना तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 किलोमीटर लंबा एंटीना हो जाएगा, जो नॉट पॉसिबल। तो फिर तरीका क्या है? तो तरीका है जो 15 किलोहर्ट्ज है ना, उसको आप 1 मेगाहर्ट्ज बनाइए, वही चढ़ा के कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर 10 मेगाहर्ट्ज बढ़ाइए, 20 मेगाहर्ट्ज बनाइए, और तब जाके आपका एंटीना छोटा छोटा होगा। क्योंकि जहाज में एंटीना अगर लगे होंगे, जहाज से भी कम्युनिकेशन होना है। आपने एंटीना देखा होगा, एक एंटीना होता है ऊपर में, विंग के ऊपर, जहां पे तेल भरे जाते हैं दोनों विंग में, और विंग के बिल्कुल बीच में एक एंटीना होता है ऐसा। और एक एंटीना होता है बेली में, जहां पे अंडर कैरेज रिट्रैक्ट होते हैं ना, वहां पे नीचे एक एंटीना होता है। तो इन एंटीनास का अगर साइज छोटा होना है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए। वैसे भी एयरक्राफ्ट का इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी 239.5 मेगाहर्ट्ज है। तो ये जो मॉड्यूलेशन होता है ना, लो फ्रीक्वेंसी कैरियर का, ऑडियो सिग्नल का हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर के ऊपर 2-3 तरह के होते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, फेज मॉड्यूलेशन होता है। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी सुने होंगे 98.3 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आपने सुना होगा 550 किलोहर्ट्ज रेडियो पटना का रेडियो स्टेशन। तो खैर, अब ये मैं कह रहा था कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, ये मैं तब की बात कर रहा था जब एनालॉग कम्युनिकेशन का दौर था, तब मेगाहर्ट्ज में हम थे। लेकिन अब जब डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है, जहां पे वॉइस वीडियो डेटा नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ प्लेस टू एन अनदर प्लेस इन लाइटनिंग फास्ट स्पीड, और तब जो फ्रीक्वेंसी होगा वो मेगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज में नहीं होगा, तब बात होगी गीगाहर्ट्ज की, टेराहर्ट्ज की। और गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा था, उस खतरे की बात कर रहा था। तो मैं डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे आता हूं। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आई थिंक यू शुड बियर विथ मी, हैव सम पेशेंस, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है। तो जब आपका वॉइस वीडियो डेटा ट्रांसमिट होगा या रिसीव होगा इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे, तो मोबाइल टावर और आपके फोन के बीच में एक संपर्क है। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। और ये फ्रीक्वेंसीज जो है वो है गीगाहर्ट्ज में, यानी कि बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी। सारे टावर पे एंटीना लगे होते हैं, एक एक टावर पे कई एंटीना, और जिससे रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन। साथियों, आपने देखा होगा पहले चिड़ियां होते थे पेड़ के ऊपर, बिजली के खंभों के ऊपर, चहचहाती रहती थी रातों दिन। क्या कभी आपने किसी मोबाइल टावर पे बैठे हुए किसी चिड़िया को देखा है? नहीं देखा है। वो शायद संकेतों की भाषा हमसे ज्यादा समझते हैं, उनका सेंस ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि जब कभी भी भूकंप वगैरह भी आता है तो भी उनको पता चल जाता है। उनकी एक्शन से कई बार हम ये पता लगा लेते हैं कि कोई कैटास्ट्रोफे आने वाला है। तो आप समझ सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी का खतरा। अच्छा, अब देखिए, एक रिसर्च के हिसाब से
टावर के 100 मीटर के रेंज में अगर आप रहते हैं तो खतरा 100 गुना ज्यादा आपको झेलना पड़ेगा, 100 टाइम्स। और मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ अस वी लिव विद इन द 100 मीटर रेडियस ऑफ अ टावर। और नहीं भी तो भी अगर आप 300 मीटर के रेंज में रहते हैं टावर के, तो भी खतरा बहुत ज्यादा है। और ये खतरा इस तरह से है कि इस रेंज में रहने वाला हर व्यक्ति प्रभावित है। इसके असर के वजह से क्या होगा, आपको सिर दर्द होगा, कैंसर होगा, आपकी याददाश्त कमजोर हो जाएगी, इस तरह की समस्या आएंगी और आ रही हैं, हम समझ नहीं रहे हैं। हम ये जो YouTube वगैरह में इतने फंस गए हैं कि YouTube का जो खबर होता है 50% तो फेक होता है, और फेक न्यूज ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, तो हम ज्यादा देर तक भी देखते हैं। अच्छा, इंडिया में सस्ता भी है थोड़ा, तो उसका भी हम लाभ उठाते हैं। अब यही हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर का असर आप गर्भवती महिला के ऊपर समझना चाहें तो ये पेट में पलने वाले शिशु को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। इससे बच्चे के विकास पे असर पड़ सकता है और आगे चलकर जन्मजात दोष जो पाए जाते हैं बच्चों में होते हैं ना, उसकी भी संभावना बढ़ जाएगी। तो आप कोशिश करिए कि रेडिएशन से बच के रहें, दूर रहें। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, जो बच्चे बहुत छोटे हैं, बालक हैं, उनके आंख के ऊपर असर होगा, उनकी जो कंसंट्रेशन होता है, एकाग्रता, उसके ऊपर असर होगा। तो ये सब असर बच्चों के ऊपर भी होने लग जाएगा। और वैसे भी बच्चे मोबाइल देखेंगे तो उनका आंख खराब होगा ही, न्यूरो सिस्टम खराब होगा ही। हर बच्चे को चश्मा लगेगा 10 साल होते होते, उसे बार बार सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, बेचैनी होगा। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चे को कैसे संभाल के रखें, रेडिएशन से बचा के रखें, मोबाइल से दूर रखें। और बात भी करें तो माय रिक्वेस्ट इज टू कि आप स्पीकर पे बात करें जितना ज्यादा संभव हो सके। सटा के तो मत बात करें। इस वाले जेब में तो कभी मोबाइल न रखें जो दिल के पास होता है, नीचे वाले पॉकेट में भी मत मोबाइल रखें, नहीं तो ये नपुंसकता को भी बढ़ावा दे सकता है। एंड ये नहीं है कि मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जो नहीं है, ये एक सच्चाई है जिससे आप जितना जल्दी समझ लें, इससे जितना बचें उतना ही अच्छा है। आप एक बात समझिए, हनी बीज की संख्या में आप गिरावट देख रहे हैं। एक स्टडी के हिसाब से हनी बीज का जो तादाद है, पहले जो होता था और अब 60% घट गया है, तो आपको जो हनी बी मिल रहे हैं वो सब नकली ही मिल रहा है। पक्षियों के बारे में मैंने कहा था, एक्चुअली एक प्रोसेस है कि खेत में कीड़े होते हैं छोटे छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो पौधों को खा जाते हैं। तो कीड़े नहीं होने चाहिए। वो कीड़े नेचुरली क्यों नहीं होते थे, पक्षी उन कीड़ों को खाते थे, पक्षी। अब पक्षी ही नहीं रहे। एक पिक्चर आई थी, आई थिंक 2.0, हीरो वाज अक्षय कुमार, लॉन्ग बैक। रोबोट का अगला सीरीज था शायद, आई थिंक ऑलमोस्ट अ डिकेड बैक, जिसमें ये हाई फ्रीक्वेंसी का असर दिखाया गया था, इफ यू रिमेंबर। तो कीड़े को पक्षी खाएंगे, कीड़े खा जाएंगे तो पौधे होंगे। अब जब कीड़े ज्यादा होंगे तो पौधे नष्ट होंगे, क्योंकि पक्षी है नहीं खाने के लिए। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस था वो भी प्रभावित हो रहा है। आज का जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी एडिक्टेड टू द मोबाइल। रोटी कपड़ा और मकान के साथ रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल भी जोड़ लिया है। मर जाएंगे अगर मोबाइल एक आध हफ्ते से मोबाइल से दूर कर दिया गया तो। पूरा जनरेशन मोबाइल का शिकार हो गया है। सुबह से शाम तक लत लग गई है मोबाइल की। और ये YouTube वालों ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है। जितना ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल होगा उतने ही ज्यादा टावर बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का खतरा। झूठ सच न्यूज परोसे जा रहे हैं और आप भी देखे जा रहे हैं बिना इसकी सत्यता, बच्चों को भी दिखाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम के लिए करें। ये जो तेगलवा बाबा और तानिया झा टाइप के वीडियो को एकदम अवॉइड करें। बच्चों को बैठा के लॉजिकली समझाएं, रेशनली बताएं कि
क्यों नहीं देखना चाहिए, क्या नुकसान है। अच्छी चीजें देखने के लिए भी बहुत है। टावर के आसपास गर्भवती महिलाएं हो सके तो न रहें, मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें और जरूरत हो तभी करें, और बात करना हो तो स्पीकर पे बात करें। रात में सोते समय मोबाइल को सिर से दूर रखें। और सरकार का भी ये वैधानिक कर्तव्य है कि मोबाइल टावर से हो सके होते हुए रेडिएशन की जांच की जाए। क्योंकि होता क्या है, नाउ इफ आई टॉक द डिफरेंस बिटवीन BSNL एंड द अदर ऑपरेटर्स। BSNL इज द गवर्नमेंट ऑपरेटर जो एक रिजनेबल टैरिफ आपसे लेगा और रिजनेबल प्रॉफिट लेगा। उसे अपने बेटे की शादी नहीं करनी है BSNL को, तो आपसे अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं लेगा, अनरीजनेबल रेडिएशन जनरेट नहीं करेगा। होता क्या है कि अगर आप पावर बढ़ा दीजिए तो जो मैं जब शुरुआत में बात कर रहा था ना कम्युनिकेशन का, वो 2G से संबंधित बात कर रहा था। अगर अब मैं वीडियो डेटा का बात करूं, हाई फ्रीक्वेंसी का बात करूं, तो जो 3G टावर्स यूजुअली 1-1.5 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं और आप रिसीव कर सकते हैं आराम से, वही एक जियो वाला या एयरटेल वाला 3 किलोमीटर तक पहुंचा देता है उस फ्रीक्वेंसी को। क्यों? क्योंकि पावर ज्यादा मतलब रेडिएशन ज्यादा, मतलब खतरा ज्यादा। तो एक और अंतर है, अगर आप ये डिफरेंशिएट करना चाहें या समझना चाहें सरकारी और प्राइवेट में, प्राइवेट सेक्टर पैसे के पीछे भागेगा, हमेशा भागेगा, कंप्रोमाइजेज करेगा, रेडिएशन ज्यादा करेगा और कम टावर लगा के ज्यादा लोगों तक अपना वॉइस वीडियो डेटा पहुंचाना चाहेगा। तो ज्यादा पावर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा रेडिएशन। BSNL में शायद आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो दिस ऑल्सो इज अ रीजन व्हाई यू शुड सपोर्ट द BSNL। फॉर दिस सेफ्टी रीजन से ही मैं बोल रहा हूं। बाकी तो सर्विस जिसका अच्छा मिलेगा आप लेंगे, बट सर्विस के अलावा नेशनलिटी भी एक चीज है, स्वास्थ्य भी एक चीज है, रेडिएशन भी एक चीज है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अब ये रेडिएशन दिखती तो नहीं है पर असर करती है बहुत गंभीर। इसीलिए माय एडवाइस टू यू इज कि आसपास के वातावरण को समझें, दूसरों को भी जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों। और अगर कभी ऐसा हुआ, जैसे एक बात हुआ था कि जो एलन मस्क का कंपनी है, सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट इंडिया में भी शायद उनको लाइसेंस मिल रहा है ऑपरेट करने का स्टारलिंक को। तो अगर स्टारलिंक किसी दिन डायरेक्ट सैटेलाइट से ऑपरेट किया तो वो और सैटेलाइट क्या है, सैटकॉम क्या है कि आप नीचे से फ्रीक्वेंसी भेजते हैं और ट्रांसपॉन्डर लगे हुए हैं ऊपर। नीचे से तो आप बहुत ज्यादा पावर लगा के भेज भी सकते हैं, उसके पास पावर नहीं है ऊपर में ट्रांसपॉन्डर के पास, क्योंकि ऊपर में पावर जनरेशन का इतना साधन नहीं है उसके पास। तो और ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भेजेगा। ऑब्वियसली पावर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी, दूसरा उसका सप्लीमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी। और तब और ज्यादा प्रभावित होने लगेगा जनजीवन। और वैसे भी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल आप यूज कर रहे हैं आज, इट कैन प्रोवाइड अनलिमिटेड बैंडविड्थ, मतलब इससे ज्यादा स्पीड हवा में मिल पाना संभव ही नहीं है। तो स्टारलिंक वाले जो भी कहें, अभी दौर जारी रहेगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का, बट इन चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से। और हो सके अगर कभी दिखे कि हमारे आसपास में एक टावर है जो ज्यादा रेडिएट कर रहा है फ्रीक्वेंसी, कुछ आवाज जैसा आ रहा है, तो आप कंप्लेन करें, क्योंकि उसका भी एक मैकेनिज्म है। एंड द गवर्नमेंट इज सपोज टू चेक द रेडिएशन लेवल एंड मेक इट टू अ करेक्ट वैल्यू। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन का खतरा दूरगामी है, बहुत जबरदस्त है, इससे आपको बच के रहना चाहिए कई लेवल पे। मोबाइल के लेवल पे भी, आपका मोबाइल भी कितना रेडिएशन उत्पन्न करता है उसका भी एक फॉर्मूला है। इनफैक्ट देयर इज टी कोड, मैं आपको दे दूंगा, अभी इसमें वीडियो में कहीं पे डाल दूंगा। इन चीजों का आप ध्यान रखें और ऐसे में बहकावे में कोई कुछ भी कह सकता है, इसके पीछे ना आए।
हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एक बहुत बड़ा खतरा है आज के जनरेशन के लिए। इसको समझें और इससे बच के रहें, बच्चों को बचा के रखें, खुद भी बचे। इसीलिए मैं अगली बार जब वीडियो करूंगा टेक्निकल वाले में तो डिटेल वीडियो करूंगा कि ये आखिर होता कैसे है। इनफैक्ट तब ज्यादा समझ में आएगा। बट जब भी मैं करूंगा तो बहुत ही सिंपल भाषा में करूंगा, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा टीडियस कैलकुलेशन में नहीं फंसाऊंगा। तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, वो वाला टेक्निकल वाला, उसके लिए मैं खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा। और बाकी तो ये चल रहा है सो चलता रहेगा। अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉरवर्ड भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।